नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, एक जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। ये खबरें आज पूरे दिन मीडिया में लगातार चलती रही। तो आखिर ऐसा क्या हुआ और क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं और ये क्यों कहा जा रहा है, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय G7 देशों की बैठक कनाडा के अंदर में हो रही है। उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आमंत्रित किया गया है, जबकि भारत G7 में हिस्सा नहीं है, लेकिन 2019 से भारत को लगातार इसमें बुलाया जा रहा है। वहीं से ये मामला उठा। तो क्या कुछ मामला है, किस प्रकार से इसमें इजराइल और ईरान की बातें आ रही है, इसी बात पे विस्तृत जानकारी देने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इजराइल और ईरान युद्ध के बीच कनाडा में G7 देशों का सम्मेलन हो रहा है। भारत इस गुट का सदस्य न होते हुए भी प्रधानमंत्री को इसमें आमंत्रित किया गया और वो भी इसमें शामिल होने के लिए वहां गए हुए हैं। ये सिलसिला 2019 से अब तक लगातार चला आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समय से पहले ही सम्मेलन छोड़कर अमेरिका लौट जाते हैं और यहीं से सवाल उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि उन्हें वापस अमेरिका जाना पड़ा, और इसी के इर्द गिर्द ये सारा चीज चल रहा है। उनके इस तरह अचानक लौटने के मामले में तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, पर ट्रंप का कहना है कि वे इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम की डील करने के लिए नहीं लौट रहे हैं। G7 देशों ने एक स्वर में कहा है कि ईरान को किसी भी हालात में परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं बनने दिया जा सकता। इससे ईरान की मुश्किलें और बढ़ गई है। जो G7 देश हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि किसी भी कीमत पे ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने दिया जाएगा, और इसके बहुत सारे कारण हैं। पिछले 5 दिनों से इजराइल और ईरान के बीच में जब से हमला हुआ है तब से दुनिया 2 भागों में बढ़ गई है, क्योंकि आपने लगातार देखा है कि जब इजराइल का फिलिस्तीन के साथ जंग अभी भी जारी है, जब हुआ था तो अपने ही देश के अपोजिशन पार्टियां बिना सरकार के गाइडलाइन के फिलिस्तीन को समर्थन दे रही थी, जबकि भारत की सरकार ने संपूर्ण समर्थन इजराइल को दिया था। उस पे भी जो कंट्रोवर्सी हुई वो भी आप सभी ने अच्छे से देखा है। अब इसमें मजेदार वाकया एक हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इजराइल के समझौता कराने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, जिससे ट्रंप ने खारिज तो कर दिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं ट्रंप को बड़ा खराब लग गया। और पिछले कुछ दिनों से जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, आपने लगातार उनके बयानों को देखा होगा कि हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और हाल ही में जब हमारे देश पर पाकिस्तान ने पहलगाम वाली जो घटना की थी और जिस प्रकार से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बोलते हुए नजर आए कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा दिया। भले हमारी सरकार, हमारे विदेश मंत्रालय, हमारे आर्मी फोर्सेस सभी ने इस बात को नकार दिया, लेकिन हमारे ही देश के विपक्षी पार्टियों के कुछ नेताओं को ये बात मानने से ज्यादा इस बात में दिलचस्पी दिखी कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, और उसी पे लगातार आज भी वो सवाल उठा रहे हैं। तो ये तो स्थिति है दोस्तों। अब
कहा यह जा रहा है कि जब इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर में, तो जहां पे उसके परमाणु संसाधन उपलब्ध थे वहां पर बहुत बड़ा डैमेज किया है, और जो परमाणु वैज्ञानिक थे वो करीब करीब 6 से 9 वैज्ञानिकों के आसपास मरने की पुष्टि हुई है। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को देखेंगे तो लगातार कुछ न कुछ इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग तरह की खबरें चला ही रहे हैं। जिसको ईरान पसंद है वो ये कहते हुए नजर आएगा कि ईरान ने तो बस इजराइल को खत्म कर दिया, और जो लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हुए दिखाई देंगे कि इजराइल ने ईरान की हालत खराब कर दी। लेकिन वास्तु स्थिति की ओर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर इन दोनों देशों के बीच में ये जो युद्ध स्टार्ट हुआ है ये लगातार अगर चलता रहेगा तो यह भी रूस और यूक्रेन के जैसा लंबा खिंचाएगा। हालांकि यूक्रेन को सारे नेटो देश समर्थन दे रहे हैं, जिसके बलबूते पे वो आज भी रूस के साथ लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन वहीं अगर इजराइल की बात करें तो जब उसने हमास पे हमला किया था, हिजबुल्लाह हो, हमास, हूती, इन जगहों पे हमला किया तो उनके पास भी बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जंग जारी है। इजराइल के हमले लगातार हो रहे हैं। तो इस बीच में अगर कोई दूसरा देश नहीं उतरता है तो ये जंग लंबा चलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ईरान बहुत समय से यह प्रयास कर रहा है कि वो परमाणु संपन्न देश बने, लेकिन अगर ईरान परमाणु संपन्न देश बनता है तो सबसे ज्यादा खतरा इजराइल पे ही आता है। हालांकि इजराइल के पास परमाणु बम है, और मीडिया के गलियारों में ये खबरें चलती है कि अगर इजराइल को आत्मरक्षा की बात हो तो क्या वो ईरान पे परमाणु चला सकता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कहा यहां तक जा रहा है कि अभी तक ईरान ने इजराइल पर करीब करीब 1000 से 2000 के आसपास मिसाइलों से हमला किया है। उसने भी इजराइल को जबरदस्त क्षति पहुंचाई है, क्योंकि इजराइल के जो मिसाइल डिटेक्टिव सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इनको पूरी तरीके से रोकने में सक्षम नहीं दिखाई दे रही। और ये सिर्फ बातें ही नहीं है, ये खुद इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन के लोग बता रहे हैं इस बात को। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। अब इजराइल की समस्या अगर देखें तो इजराइल चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा पड़ा हुआ है, और इजराइल के लिए ये लड़ाई उसके अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। वहीं भारत जैसे देश अपने नागरिकों को ईरान से सटे आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते से अपने लोगों को निकाल रहे हैं। भारत के लिए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी कहा है कि भारत के लिए इजराइल और ईरान दोनों महत्वपूर्ण है। भले यह बात अलग है कि अगर भारत के लिए इजराइल 60% महत्वपूर्ण है तो ईरान भी 40% महत्वपूर्ण है, और भारत ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तेहरान को खाली कराने के लिए कहा गया है और वहां से लोगों को निकालने के लिए अलग अलग एडवाइजरी जारी की जा रही है। अब एक बात जो सामने आई वो ये कि जो मिसाइल अटैक होने के पहले इजराइल नागरिकों को 30 मिनट पहले अलार्म बजता था, वो अब चेतावनी नहीं मिल पाएगी। ये एक बड़ी समस्या है। इजराइल के नागरिकों को अब ईरान की तरफ से होने वाले मिसाइल हमलों की चेतावनी 30 मिनट पहले नहीं मिल पाएगी। इजराइल की होम फ्रंट कमांड के अधिकारी कर्नल टाली आइजमैन ने बताया
कि सेना को ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइलों की पहचान करने में कठिनाई आ रही है। इसकी वजह से 15 से 30 मिनट चेतावनी देना अब संभव नहीं होगा। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि पहचान में यह दिक्कत क्यों आ रही है। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि जो आ रहे हैं उसको डिटेक्ट करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन किस वजह से हो रही है उस वजह को उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। और ये बातें उन्होंने टीवी चैनल N12 से बात करते हुए आइजमैन ने कहा कि लोगों को रात में शेल्टर में बिताने या किसी सुरक्षित जगह के पास रहने की सलाह दी गई है। तो कहीं ना कहीं एयर डिफेंस सिस्टम जो इजराइल के पास है वो 3 लेयर्स डिफेंस सिस्टम है और अपने आप में बहुत ही मजबूत माना जाता है। कहा जाता है कि उस डिफेंस सिस्टम से इसको कोई भी मिसाइल को गिरना संभव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे मिसाइल हमले ईरान ने किए जो सही निशाने पर गिरे और इजराइल को नुकसान भी पहुंचा। अब देखिए ये अपना दावा है। अब ईरान क्या बोल रहा है वो भी सुन लीजिए। मोसाद पर नई मिसाइल दागी, इसका पता लगाना मुश्किल, ये ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर जो हवाई हमले किए वो एक नई मिसाइल का इस्तेमाल किया है जो कि कोई भी डिफेंस सिस्टम इसका पता नहीं लगा सकता। ये ईरान का दावा है। साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल रेजा ने कहा कि आज के हमलों में हमने ऐसी मिसाइलें तैनात की जिन्हें ट्रैक या इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार से भारत के ब्रह्मोस को पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देख पाए थे, लेकिन उन्होंने ये कौन सी मिसाइल चलाई इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। रेजानिक ने कहा कि इजराइल के लिए यह हमला किसी सरप्राइज से कम नहीं था, वह आगे ऐसे और हमले देखेगा। अब इजराइल की ओर से क्या किया गया? ईरान के बैंक पर साइबर अटैक हुआ और इजरायली हैकर्स ने इस बात की जिम्मेवारी ली। ईरान का जो बैंक है सेपाह, उस पर मंगलवार को साइबर अटैक हुआ जिससे ऑनलाइन सेवाएं ठप हो गई। ईरान की सेमी गवर्नमेंट न्यूज एजेंसी FARS के मुताबिक इजराइल से जुड़े हैकर्स के एक ग्रुप ने बैंक पर साइबर अटैक की जिम्मेदारी ली है। FARS के मुताबिक बैंक सेपाह पर साइबर अटैक गैस स्टेशनों पर सेवाओं को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि गैस स्टेशनों पर लेन देन इसी बैंक के जरिए से होता है। तो इस तरह की बार पलटवार की स्थिति बनी हुई है इन दोनों के बीच में। लेकिन जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इमैनुअल मैक्रोन की बातों को लेकर, पिछले कुछ समय में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी बातें कही है और अपने ही बातों से वो किस प्रकार से पलटे हैं ये पूरी दुनिया ने देखा है। और इसलिए वो क्या बोल रहे हैं और क्या करेंगे इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। इन्हीं सब कारणों की वजह से वो लगातार आप देखेंगे कि चर्चा में बने रहते हैं। उन्होंने जब G7 की बैठक छोड़कर अमेरिका जाने की पहल की तो खबरें यह आई कि वहाँ का जो जैसे भारत का वॉर रूम जहाँ से सारी चीज़ों को देखा जाता है, वैसे ही उनका एक प्लानिंग रूम कह लीजिए जहाँ से वो सारी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उस जगह के हेडक्वार्टर को तैयार रहने के लिए कहा गया कि जब वो अमेरिका पहुँचेंगे तो दिखाई गई कि वो वहाँ पे शामिल होते हैं और सभी चीज़ों को देखकर, और ख़ास करके जो उनका ट्वीट आया कि स्टे ट्यून, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और उन्होंने ये बातें कही भी कि मैं किसी का समर्थन करने के लिए नहीं उतरा, मैं इनके बीच में युद्ध रुकवाने के लिए नहीं रुका,
मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, कुछ बड़ा होगा, तो लोगों की नज़रें उस पर टिकी हुई है और इसीलिए ये पूरा दिन इस बात पे चल रहा है। अब इसमें दो बातें निकल करके आ रही। अमेरिका पहले भी इजराइल को पूर्ण रूप से सपोर्ट कर चुका है और G7 मेंबर देशों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने दिया जाए। वहीं जब इजराइल और ईरान के बीच में जब युद्ध चालू हुआ था तो रूस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बयान जारी किया गया था। इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहेंगे, एक बयान ही कहेंगे कि रूस ने एक बयान जारी किया था कि वो ईरान को सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद रूस की ओर से कोई भी बयान नहीं आया और ना ही इस पर चाइना ने भी कोई बयान दिया है। खबरें में देख रहा था कल पाकिस्तान को लेकर ये चल रहा था कि अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो पाकिस्तान परमाणु बम फेंक देगा। अब सोचिए, जब ये बातें चली और उसका मौलाना जनरल जो है उसकी अमेरिका जाने की बातें को आपने देखा कि किस प्रकार से मीडिया में चल रही है और यहाँ की गवर्नमेंट कर रही है कि हम ईरान को सपोर्ट करेंगे, तो उस बात को पलटा गया कि हम मॉरल सपोर्ट करेंगे। कहाँ परमाणु बम फेंकने चलेगा, फिर कटोरे लेकर के कहाँ घूमेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से अमेरिका इजराइल को पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहा है, अगर सपोर्ट करने तक कोई अगर इसमें शामिल नहीं होते हैं, जिस प्रकार से नेटो ने यूक्रेन को सपोर्ट किया, वो सिर्फ दिखने के लिए हो, उसको उस तरह से अगर सामने नहीं आता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अमेरिका इस लड़ाई में कूदता है तो बाकी के जो परमाणु संपन्न देश हैं, अगर उनमें से कोई भी यूक्रेन का साथ दे देता है तो ये फिर विश्व युद्ध की ओर आहट की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम दिखाया देता है। क्योंकि विश्व मंच पे कोई कभी भी किसी का परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता, जैसा कि आपने अपने भारतीय राजनीति में देखा कि आज जो सरकार के विरोध में दिखाई देंगे, कल वो उसी सरकार के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, सरकार में शामिल होंगे, सत्ता चलाते हुए दिखाई देंगे। तो यही स्थिति विश्व पटल पे भी देशों के बीच में होती है। तो इसके क्या मायने हैं, क्या कुछ निकल करके आएगा, G7 में क्या हुआ, उसके बारे में भी आगे जब चर्चा होगी तो उस पर आगे की बात की जाएगी। उम्मीद करता हूं मेरा ये विश्लेषण आप सभी को अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स को भी आप अपना सपोर्ट दीजिए। चैनल के कंटेंट के लिए आप डोनेशन भी दे सकते हैं, QR कोड स्क्रीन पे है, ज्वाइन बटन ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।